Good morning. A very good morning, students. This is Soham Mukherjee, lecturer of Doon Valley Institute of Pharmacy. Today, I will start the topic biguanides. So, what are biguanides? These are first-line drugs of type 2 diabetes mellitus. They are also called insulin sensitizers. They can be used alone or in combination with sulfonyl ureas, thiazolidinediones, incretin-based drugs, sodium glucose cotransporter 2 inhibitors, or other hypoglycemic agents. Insulin sensitizers, drugs that improve the action of insulin and result in lowering the levels of insulin and blood glucose levels in patients with insulin resistance. सो बेसिकली जो बाइगोनाइड्स होते हैं वो आपके इंसुलिन सेंसिटाइजर्स की तरह काम करते हैं। ये आपके जो है सल्फोनाइल यूरियाज या अदर जो आपके हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है उनके साथ में इनको भी लिया जाता है। ये बेसिकली इंसुलिन सेंसिटाइजर्स की तरह काम करते हैं, जिससे जो कि इनका एक्शन क्या होता है कि बेसिकली आपके जो है इंसुलिन के एक्शन को इम्प्रूव कर देते हैं, उसको एनहांस कर देते हैं। इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी जो सेंसिटिविटी है इंसुलिन के प्रति उसको इंक्रीज कर देती है, उसको एनहांस कर देती है। सो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं क्या है। इन लीवर द बाइगोनाइड्स एक्ट via AMPK. So what is AMPK? This is adenosine monophosphate activated protein kinase. So what is this? This AMPK helps cells to respond more effectively to insulin and take in glucose from the blood. So this results in increase in insulin sensitivity or insulin receptor binding, reduction in gluconeogenesis, and decrease the production of excessive insulin. सो बेसिकली इनका क्या फंक्शन होते हैं कि ये जो भी आपके बाइगोनाइड्स है ये आपके AMPK यानी कि आर्डिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज से एक्ट करता है, और ये क्या करता है आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है यानी कि इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स है उनके साथ इंसुलिन की जो बाइंडिंग है उसको इंक्रीज कर देता है, एनहांस कर देता है, और उसके जो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है सेल्स में उनकी जो इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी है उसको भी क्या करता है इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या है कि आपका जो सेल्स में जो ग्लूकोज का अपटेक है वो इंक्रीज हो जाता है। और क्या करता है रिडक्शन इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, आपका जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन शुगर प्रीकर्सर्स, तो उसको भी क्या करता है ये इनहिबिट करता है। नेक्स्ट जो इसका मैकेनिज्म है वो क्या है कि इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन जीआईटी, increase the uptake of glucose by tissues, stimulate the anaerobic glycolysis cycle wherein glucose production is less. They do not cause the release of insulin and are also called as anti-hyperglycemic agents than hypoglycemic agents. So what does it mean कि इसका जो अनदर मैकेनिज्म है वो क्या है कि ये साथ के साथ क्या करता है आपके जो भी आपका जीआईटी है उसमें से
जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फाइनल एब्जॉर्प्शन होना है ग्लूकोज का, उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, उसको इनहिबिट करता है। और क्या करता है, आपके जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स है उनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा, इंसुलिन का जो इंटरेक्शन है इंसुलिन के रिसेप्टर्स से वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, एनहांस होगा। ग्लूकोज का जो अपटेक है आपके टिश्यूज में वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा। सो बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, आपका इंसुलिन के रिलीज कराने में इसका कोई खास एक्शन नहीं होता, या ये जो है आपको इंसुलिन का रिलीज नहीं कराता है ये एजेंट्स, बट क्या करते हैं, ये आपके जो भी है आपके ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में उसको क्या करता है, कम करता है, और ग्लूकोज का जो अपटेक है टिश्यूज में वो उसको इंक्रीज कर देता है। सो इनको इसलिए इसलिए एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स के अंडर में काउंट किया जाता है मोस्टली। नेक्स्ट इसका सार देखते हैं हम। सो सार में क्या है देखते हैं, सार का मतलब होता है स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप। सो सार ऑफ बाइगोनाइड्स मतलब हो गया स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप ऑफ बाइगोनाइड्स। सो इसमें क्या है, बाइगोनाइड्स का मतलब होता है, सो व्हाट डज द बाइगोनाइड्स मींस, बाइगोनाइड्स का मतलब होता है, बाई मींस टू एंड guanide मींस this guanide group. So this is a guanidine group. So this is basically a guanidine group in which the carbon atom is present at the center, and the double bond is present, and here NH group is present in the mm, three sides. Here it is NH2. So this is basically a guanidine group, and here we are seeing that there are two guanidine group attached together. So this is basically what we will say this moiety as biguanide. So we will address this moiety basically as biguanide. Now here at n position there is having r1 and r2. here substitution will occur. यहाँ पे आपके जो भी है r1 और r2 में जो भी है आपके substitution होंगे ग्रुप्स के, और इसके वजह से आपका जो है एक्टिविटी या तो एनहांस होगा या तो इंक्रीज होगा, या फिर क्या होगा, आपका एक्टिविटी डिक्रीज होगा। तो सार का मतलब क्या होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका ड्रग है तो वो केमिकल मोइटी, तो उसके केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ भी सब्स्टिट्यूशन या कुछ भी एडिशन अगर हम करते हैं केमिकल ग्रुप्स का, तो उससे उसके जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, उसकी जो स्टडी है उसको हम किसमें करते हैं, सार में, यानी स्ट्रक्चर, एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप। तो बेसिकली ये जो आपका एन ग्रुप है, यहाँ पे आपके आर एक मतलब R1 पोजीशन है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन के लिए R2 पोजीशन है। तो अगर हम R1 में क्या करते हैं, एन पेंटाइल ग्रुप लगा देते हैं, इसमें एडिशन कर देते हैं एन पेंटाइल ग्रुप का, तो ये क्या होगा, इससे आपका हायर एक्टिविटी हो जाएगी, यानी आपका जो इसमें ड्रग की एक्टिविटी वो क्या होगी जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर R1 में हम ऑक्टाइल ग्रुप लगा देते हैं तो यह क्या होगा, आपका एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट अगर हम R1 में आपका ब्रांच या साइक्लिक ग्रुप लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जैसे कोई ब्रांच चेन लगा देती है, या फिर आपके जो साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं हेक्सेन वगैरह, साइक्लोहेक्सेन हो गया,
तो उससे क्या होगा, आपका जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर R2 की बात करें तो इस R2 पोजीशन पे अगर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं तो इससे एक्टिविटी जो है आपका एनहांस होगा, बेस्ट जो है एक्टिविटी आपका रहेगा। सिमिलरली R2 में अगर मिथाइल लगा देते हैं, इसमें मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, CH3 ग्रुप लगा देते हैं, तो इससे भी क्या होगा, आपकी जो पोटेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगा, एक्टिविटी आपकी एनहांस हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, पर्टिकुलर ड्रग का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसमें R1 में RaL अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, तो उससे भी क्या होगा, आपका जो ड्रग की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा या एनहांस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर R1 में हम क्या करते हैं कि R1 में जो चेन लगाया है कार्बन का, उसकी लेंथ जो है हम इंक्रीज कर देते हैं या फिर उसमें ब्रांचिंग कर देते हैं, तो क्या होगा, एक्टिविटी आपका डिक्रीज हो जाएगी या डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो बाइग्वानाइड्स के अंदर जो आपका मेजर ड्रग है वो कौन सा है, आपका मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन में क्या है, इट इज अ बाइग्वानाइड दैट हैज टू मिथाइल ग्रुप्स इन पोजीशन 1। सो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन था एन एन के एन पोजीशन पे, आपका फर्स्ट पोजीशन पे जो है, यहाँ पे बेसिकली आपका क्या है, दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। जो एन पोजीशन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है एन एन पे, तो इस पोजीशन पे आपके दो जो है मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है इस एन के साथ। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 पोजीशन 1 में एन के साथ। सो बेसिकली क्या है कि इट इज अ बाइग्वानाइड दैट हैज टू मिथाइल ग्रुप्स इन पोजीशन 1, has a very low incidence of lactic acidosis. It reduces the LDL cholesterol and triglyceride levels. It is used in the treatment of type 2 diabetes mellitus. And इसका mechanism of action जो है, it will be similar to बाइग्वेनाइड्स, बिकॉज ये बाइग्वेनाइड्स क्लास के अंडर में ही ये ड्रग्स जो है आपका आता है। नेक्स्ट आपका जो ड्रग है वो है आपका ग्लिबिनक्लामाइड। So this is the chemical structure of glibenclamide. It is a kind of white crystalline odorless powder which is insoluble in water and ether, but it will be soluble in alcohol and chloroform. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा ग्लिबेनक्लामाइड का, सो दिस ग्लिबेनक्लामाइड बेसिकली बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियाज क्लास के अंडर में ये ड्रग्स आता है ग्लिबेनक्लामाइड। सो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो सल्फोनाइल यूरियाज के जैसा ही होगा, क्योंकि उस क्लास के अंडर में ही ये ड्रग्स आता है। तो क्या होगा, सो देखते हैं हम, सल्फोनाइल यूरियाज bind to sulfonylureas receptor on pancreatic beta cells, blocks ATP sensitive potassium channels, causes depolarization, and thus it increases the calcium influx and thus ultimately leads to degranulation of insulin granules and the release of insulin. सो बेसिकली क्या होता है, जो आपके सल्फोनाइल यूरियाज है, दे ये आपके क्या करते हैं, जो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स है वहां पे जाके बाइंड हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो पोटेशियम का इफ्लक्स होगा वो बंद हो जाएगा। आपके एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे और पोटेशियम का इफ्लक्स जो है वो बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपके सेल्स में, सेल मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन कॉज होगा। तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, जो आपका वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम आयंस का जो सेल्स के अंदर इन्फ्लक्स है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही अंदर सेल्स की कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, आपके जो एक्सोसाइटोसिस होगा और डी ग्रेनुलेशन ऑफ इंसुलिन ग्रेन्यूल्स होगा, जिससे क्या होगा, आपका इंसुलिन
रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी जो एक टेबल को, इसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये जो आपका एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल है, दिस विल बी द बेसिक साइट ऑफ एक्शन, या फिर एक कह सकते हैं कि बेसिक जो है आपका एक रिसेप्टर की तरह काम करेगा सल्फोनाइल यूरियास के लिए। यहाँ पे सल्फोनाइल यूरियास के लिए बाइंडिंग साइट की तरह काम करेगा ये। तो सल्फोनाइल यूरियास क्या करेंगे, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स पे यहाँ पे आके बाइंड हो जाएंगे और क्या करेंगे, इस एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपके जो पोटेशियम का इफ्लक्स है सेल्स के बाहर वो बंद हो जाएगा। जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली सेल्स में, इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, डीपोलराइजेशन कॉज होगा, जिसके वजह से क्या होगा, आपका वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम आयंस की एंट्री सेल्स के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कैल्शियम आयंस की एंट्री सेल्स में स्टार्ट हो जाएगा तो आपका जो है यहाँ पे कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली एक्सोसाइटोसिस होगा। और एक्सोसाइटोसिस की वजह से क्या होगा, आपका जो है इंसुलिन के जो ग्रेन्यूल्स है वो उनका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और डीग्रेनुलेशन हो जाएंगे, और एक्सोसाइटोसिस के वजह से क्या होगा, डीग्रेनुलेशन ऑफ इंसुलिन ग्रेन्यूल्स, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, इंसुलिन का रिलीज या इंसुलिन का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम योर बीटा सेल्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।